हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम यूपी टेट लेवल सेकंड के लिए एसएसटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए आइए हम वीडियो देखते हैं। इसमें यानी पहला वाला क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये है कि दिए गए लेखकों में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। यानी ऐसे कौन से लेखक हैं, क्वेश्चन में कहने का आशय ये है कि ऐसे कौन से लेखक हैं कि उनकी पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। तो चलिए देखिए, ऑप्शन में देखिएगा। तो देखिए, पहला वाला ऑप्शन है जल्हड़, उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है कालिदास, थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा कल्हड़, उसके बाद ऑप्शन नंबर फोर्थ है बिल्हड़। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कल्हड़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कल्हड़ हो जाएगा कि कल्हड़ ऐसे लेखक हैं कि उनकी पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता है। अब थोड़ा देखिए इनके बारे में व्याख्या देख लीजिएगा कि कल्हड़ की जो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है, जो कि कश्मीर के इतिहास के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। और यह रचना संस्कृत श्लोक में रचित है। यानी कल्हड़ की रचना जो राजतरंगिणी है, तो किस श्लोक में रचित है? तो ये संस्कृत के श्लोक में रचित है। और देखिएगा कि इसे जो है 1148 और 1150 ईस्वी के बीच लिखा गया। मान लीजिए कब लिखा गया राजतरंगिणी? तो ये लिखा गया 1148 और 1150 के बीच में, 50 के बीच में ये लिखा गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए लेखकों में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। तो देखिए, कश्मीर की 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है, तो लेखक का नाम इसमें पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कल्हड़। अब मान लीजिए कल्हड़ की रचना पूछा जाता है, तो कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिएगा इसमें कि सिकंदर लोदी, उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर थर्ड है बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की थी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है तो सानी की उपाधि धारण की थी। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कि राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जो है किस समाज के संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के। उसके बाद विवेकानंद, तो विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, तथा MG रनाडे तो ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। यानी जो ये सीरियल दिया गया है तो ये बिल्कुल सही है। यानी राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, और MG रनाडे जो थे तो ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो देखिएगा ये विकल्प जो है बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन का कहा जाता है। यानी ऐसी कौन है कि जिनको हम मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए, पहला वाला ऑप्शन दिया गया है इसमें एनी बेसेंट को। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है प्रीति लता वादेदार को। ऑप्शन नंबर 3 है कल्पना दत्त को, या ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा कि मैडम भीखाजी कामा को। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है मैडम भीखाजी कामा को। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। तो बताइए भाई कि सुदर्शन झील का निर्माण जो है किस शासक के काल में हुआ था।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अशोक, सेकंड है चंद्रगुप्त, थर्ड है समुद्रगुप्त तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है बिंदुसार। तो देखिए सुदर्शन झील का निर्माण पूछा गया है कि किस शासक के काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त। सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था, लगभग 320 ईस्वी पूर्व से लेकर के 297 ईस्वी पूर्व, 320 ईस्वी से लेकर के 297 ईस्वी पूर्व में ये हुआ था। क्या? तो सुदर्शन झील का निर्माण। अब देखिए कि ये जो है, मान लीजिए स्थान पूछा जाता है कि सुदर्शन झील जो है किस स्थान पर स्थित है, तो ये गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार में स्थित एक कृत्रिम जलाशय है सुदर्शन झील। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है इसका निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड चंद्रगुप्त के, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये हुआ था। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। तो पुष्यभूति राजवंश की वंशावली पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अधोलिखित यानी निम्नलिखित में से तो किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, उसके बाद सेकंड है आदित्य वर्धन, थर्ड है नरवर्धन तथा ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा राजवर्धन। तो देखिए भाई कि पुष्यभूति राजवंश की वंशावली जो है तो किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नरवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नरवर्धन। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है। तो देखिए अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणी ग्रामीण संस्कृत प्राचीनतम है। यानी निम्नलिखित में से तो कौन सी ऐसी है जो कि ताम्र पाषाणी ग्रामीण संस्कृत प्राचीनतम है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि जोरवे संस्कृत, या फिर मालवा संस्कृत, या फिर आहर संस्कृत, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि कायथा संस्कृत। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ताम्र पाषाणी ग्रामीण संस्कृत जो प्राचीनतम है। तो देखिए ये हो जाएगा आहर संस्कृत का। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसे ही हम बनास संस्कृत के नाम से भी जानते हैं, यानी आहर संस्कृत को जो है तो किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है बनास संस्कृत के नाम से। बनास संस्कृत के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो बताइए कि ये तो जो है काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले जो समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि 20 राजतंत्र शासन में, या फिर सेकंड है कि 16 महाजनपद व गणराज्यों में। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा कि 10 राजतंत्र शासन में, या अगला वाला ऑप्शन देखिए कि 2 शासन तंत्रों में। तो देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले जो है तो समस्त उत्तरी भारत ये विभक्त था 16 महाजनपद व गणराज्यों में। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि आगरा में आराम बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। तो आगरा में आराम बाग का जो है निर्माण पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से बादशाह थे कि उनके द्वारा कराया गया था या बनवाया गया था। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है जहांगीर, उसके बाद देखिए सेकंड वाला ऑप्शन देखिए बाबर, थर्ड है हुमायूं, अगला वाला ऑप्शन देखिए कि अकबर। देखिए आगरा में आराम बाग का निर्माण जो है तो ये बनवाया गया था बाबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो बाबर के शासनकाल में, और इसकी स्थापना हुई थी 1528 ईस्वी को। किसकी स्थापना? तो आराम बाग का जो है निर्माण 1528 ईस्वी को हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बाबर के द्वारा।
और किस नदी के किनारे किया गया था? तो देखिए ये किया गया था यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। मान लीजिए क्यों किया गया था? तो देखिए गर्मी से राहत पाने के लिए। तो आराम बाग का निर्माण जो है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो इसे बनवाया था बाबर ने। सो सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बाल गंगा देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत पूछा जा रहा है कि 1916 में किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? तो देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया गया है जी के गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, इनका पूरा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद देखिए गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला है गांधी जी। थर्ड वाला ऑप्शन है बी जी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है लाला लाजपत राय। तो देखिए 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत पूछा जा रहा है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत तो करने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने कब किया था? तो अप्रैल 1916 में। कब किया था? तो अप्रैल 1916 में किया था। और इनके अलावा भी जो है, तो इनके अलावा बाल गंगाधर तिलक के अलावा अगर पूछा जाता है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो इसे किया था एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में। कब किया था? तो सितंबर 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, अप्रैल 1916 में। और एनी बेसेंट ने तो सितंबर 1916 में। लेकिन एनी बेसेंट देखिए ऑप्शन में दिया नहीं गया है, ऑप्शन में है बाल गंगाधर तिलक। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि पूर्ववर्ती नदी है। तो पूर्ववर्ती नदी पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है गोदावरी नदी। उसके बाद सेकंड है सतलुज नदी। ऑप्शन नंबर 3 है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर 4 है यमुना नदी। तो आपसे कौन सी नदी का नाम पूछा गया है? पूर्ववर्ती नदी के नाम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। कौन सी नदी है? तो सतलुज नदी। और इसके अलावा भी नदियां हैं, यानी पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो देखिए इसके अलावा पूर्ववर्ती नदियां हैं सिंधु, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, उसके बाद में है कोसी, कोसी और गंडक। यानी सतलज के अलावा जो है, तो सतलज के अलावा कौन कौन सी नदी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कोसी और गंडक। ये सारी नदियाँ भी पूर्ववर्ती नदी कहलाती हैं। तो देखिए इसमें जो है सतलुज ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि पृथ्वी की बाह्य परत को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्रस्ट, स्थल मंडल, जल मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो देखिएगा इसमें कि पृथ्वी की बाह्य परत का नाम पूछा गया है। तो पृथ्वी की बाह्य परत को हम कहते हैं क्रस्ट, यानी इसको हम भूपर्पटी भी कहते हैं। तो क्रस्ट जो है अंग्रेजी में है, भूपर्पटी हिंदी में। तो पृथ्वी की बाह्य परत का क्या नाम है? भूपर्पटी, यानी कि क्रस्ट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? यानी ऐसी कौन सी धारा है जो कि गर्म धारा है? तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है क्यूरोसियो धारा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है कुराइल धारा। थर्ड है कनारी धारा तथा ऑप्शन नंबर 4 है लैब्राडोर धारा।
तो क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि ऐसी कौन सी धारा है जो कि गर्म धारा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्यूरोसियो धारा। क्यूरोसियो धारा जो कि प्रशांत महासागर से निकलता है। कहाँ से? तो यह प्रशांत महासागर से निकलता है। ये हो गया क्यूरोसियो धारा। उसके बाद एक और गर्म धारा है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म धारा है। अब ये कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर से। इसके अलावा एक और धारा है गर्म धारा जो कि उसका नाम है ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा ये निकलता है दक्षिण अटलांटिक महासागर से। दक्षिण अटलांटिक महासागर से ये निकलता है। उसके अलावा देखिए एक और धारा है अलास्का धारा। ये भी गर्म जल धारा है। अलास्का अलास्का धारा। अब ये निकलता है प्रशांत महासागर से। महासागर से। अब देखिए सबसे लास्ट में एक और गर्म जल धारा है। इसका नाम है अगुल हास धारा। क्या नाम है इसका? तो अगुल हास धारा। धारा अब इसका जो है ये निकलता है हिंद महासागर से। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? तो ये है क्यूरोसियो धारा। क्यूरोसियो धारा जो कि प्रशांत महासागर से निकलता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। देखिए ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन एसएसटी सीटेट में भी पूछा जाता है। यानी सीटेट एग्जाम में जो है एसएसटी में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा परिवहन है जो कि सबसे सस्ता साधन है। यानी परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है सड़क परिवहन। उसके बाद सेकंड है वायु परिवहन, थर्ड है जल परिवहन तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है रेल परिवहन। तो देखिए परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जल परिवहन। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी निकलती है। यानी गोदावरी नदी जो है तो ये कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि अमरकंटक से, सेकंड है महाबलेश्वर से, थर्ड वाला ऑप्शन है नासिक से, या फिर देखिए अगला वाला ऑप्शन है बैतूल से। तो क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि गोदावरी नदी जो है तो ये कहाँ से निकलती है? तो देखिए गोदावरी नदी ये नासिक से निकलती है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है। और ये जो है कहाँ जो है निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है गोदावरी नदी। तो ये महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नासिक से। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि स्वेज नहर जोड़ती है। यानी स्वेज नहर जो है तो क्या जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है भूमध्य सागर और अरब सागर को। थर्ड वाला ऑप्शन है कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है लाल सागर और अरब सागर को। तो देखिए स्वेज नहर ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों यानी बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उद्देश्यधारी है? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है पवन, सेकंड है नदी, थर्ड है हिम नदी। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन देखिएगा भूमिगत जल। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन बालू का स्तूपों यानी बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उद्देश्यकारी है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका
सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन है कि मेघालय का पठार विस्तार है। तो देखिए, मेघालय का पठार जो है ये कहाँ का विस्तार है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि प्रायद्वीपीय पठार का, उसके बाद सेकंड है तिब्बत का पठार, थर्ड है हिमालय का पठार, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है अरावली का पठार। तो देखिएगा क्वेश्चन में कि मेघालय का पठार विस्तार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। ये जो है तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का ही एक उत्तर पूर्वी विस्तार है। कौन सा विस्तार? तो ये एक उत्तर पूर्वी विस्तार क्या है? तो मेघालय का पठार कहाँ का जो है विस्तार है? तो प्रायद्वीपीय पठार का एक उत्तर पूर्वी विस्तार है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत कौन सी है। तो पहला वाला ऑप्शन है तापमंडल, सेकंड है क्षोभ मंडल, थर्ड वाला है मध्यमंडल, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है समताप मंडल। तो देखिए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम कहते हैं क्षोभ मंडल, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए इसका विस्तार कितना है, तो 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई में ये फैला हुआ है। अब देखिए मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं तो ये क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सबसे निचली परत, तो पृथ्वी की सबसे निचली पृथ्वी देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत है तो क्षोभ मंडल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया गया है 1976 में, उसके बाद सेकंड वाला देखिए ऑप्शन दिया गया है 1976 में, फर्स्ट है 1979 में, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1977 में, या फिर 1978 में। तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य पूछा गया है कि ये कब लाया गया था। तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य ये लाया गया था 1976 में। कब लाया गया था? तो 1976 में। अब देखिए मान लीजिए किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, तो ये लाया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, या 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये लाया गया था। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1976। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है 1987, 1972, 1968 या 1959। तो सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वर्ष हो जाएगा 1959। यानी सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन कब हुआ, तो 1959 में। और महीना मान लीजिए पूछा जा रहा है किस महीने में किया गया, तो ये किया गया 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। अब देखिए मान लीजिए पूछा जाता है किसकी अध्यक्षता में ये किया गया था, तो ये किया गया था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ था। और ये हुआ था नागौर ज़िले में। कहाँ पे हुआ था? तो नागौर ज़िले में पंचायती राज का गठन हुआ था। वर्ष पूछा जाता है तो वर्ष है 1959। महीने का नाम पूछा जाता है तो 2 अक्टूबर। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। सो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ 1959। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। तो पहला है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत। तो देखिए
क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से संविधान के 73वें संशोधन में क्या सम्मिलित है। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन में सबसे पहले आएगा ग्राम पंचायत। सबसे पहले क्या आएगा, तो ग्राम पंचायत आएगा। उसके बाद में ग्राम पंचायत के बाद में क्षेत्र पंचायत, तब आके जो है जिला पंचायत सम्मिलित है। तो ये तीनों जो है 73वें संशोधन में सम्मिलित है। संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सम्मिलित है। अब आइए देखिए आगे वाला क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है स्थानीय निकायों को, सेकंड है राज्य को, थर्ड है केंद्र को तथा ऑप्शन नंबर 4 है राज्य तथा केंद्र दोनों को। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार तो अवशिष्ट शक्तियां जो है ये केंद्र को प्राप्त की गई हैं। सो 3 वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ। तो लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन पूछा जा रहा है कि ये कब हुआ। तो देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन है दिसंबर 2015 को, उसके बाद सेकंड है नवंबर 2014 को, ऑप्शन नंबर 3 है दिसंबर 2014 को तथा नवंबर 2015 को। तो देखिए कि लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन तो ये हुआ था नवंबर 2014 को। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो देखिए किस अनुसूची में अंतर्निहित है, क्वेश्चन का पूछने का आशय यही है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 जो है तो ये किस अनुसूची में अंतर्निहित किया गया है। तो आइए देखिए पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि 12वीं अनुसूची में, उसके बाद 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर 3 है 10वीं अनुसूची में या 11वीं अनुसूची में। तो देखिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 देखिएगा कि ये अंतर्निहित है 9वीं अनुसूची में, यानी सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। अब देखिए पहला वाला ऑप्शन है डॉक्टर BN राव, उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 है के सुब्बा राव तथा ऑप्शन नंबर 4 है KM मुंशी। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार आपसे पूछा जा रहा है कि कौन था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डॉक्टर BN राव। अब BN राव का पूरा नाम है बेनेगेल नरसिंह राव। इनका पूरा नाम क्या है, तो बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। और उन्हें जो है 1946 में संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। किस वर्ष नियुक्त किया गया, तो इन्हें 1946 में संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। यानी किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर BN राव को। पूरा नाम इनका क्या है, तो पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि प्राक्कलन समिति, उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या कार्य मंत्रणा समिति। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम पूछा जा रहा है। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी समिति है,
तो प्राक्कलन समिति है। अब मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो देखिए सदस्यों की संख्या होती है 30। कितनी? तो 30। और सभी सदस्य जो होते हैं तो केवल लोकसभा के निचले सदन से चुने जाते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट करिएगा। और ऐसे ही जो है वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। आप सभी लोगों को थैंक यू।